नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की इसी महीने मुलाकात। रूस और अमेरिका मुलाकात के लिए तैयार हुए। जंग खत्म करने पर हो सकती है अहम बातचीत। सऊदी अरब में मिले थे दोनों देशों के विदेश मंत्री। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की इसी महीने मुलाकात संभव। रूस और अमेरिका मुलाकात के लिए तैयार हुए। जंग खत्म करने पर हो सकती है बातचीत। सऊदी अरब में मिले थे दोनों देशों के विदेश मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की इसी महीने मुलाकात संभव। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की इसी महीने मुलाकात संभव। रूस और अमेरिका मुलाकात के लिए तैयार हुए। जंग खत्म करने पर हो सकती है अहम बातचीत। सऊदी अरब में दोनों देशों के विदेश मंत्री मिले थे। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चले। पुतिन ट्रंप की होगी मुलाकात। रूस और अमेरिका में बातचीत। दोनों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। सऊदी अरब में मिले दोनों देशों के विदेश मंत्री। यूक्रेन रूस जंग खत्म करने, मकसद जो है इस मुलाकात का मकसद था। इस महीने के अंत में यह मुलाकात संभव है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी पुष्टि कर दी है कि व्लादिमीर पुतिन जो है मुलाकात के लिए तैयार हैं। इसको समझना होगा। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सुधीर सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू सर समय देने के लिए। नमस्कार। सुधीर जी, अब क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 7 से 8 दिन है, लेकिन कयास इस बात के हैं कि इसी महीने में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हो सकती है। क्या मायने इस मुलाकात के, जिस वक्त हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग को सुलझाने के लिए अमेरिका पूरी कोशिश में लगा हुआ है और यूक्रेन उससे नाराज भी चल रहा है सर। देखिए, यूक्रेन के मामले पे रूस और अमेरिका के बीच बहुत तनातनी रही बाइडेन साहब के जमाने में। बहुत से विद्वान तीसरे विश्व युद्ध का आगाज भी यूक्रेन से मानने लगे थे। अब ट्रंप साहब आए हैं तो उनके पुतिन से अपने संबंध हैं, तो निश्चित तौर पर एक संबंधों में सुधार जो है रूस और अमेरिका के, इससे वैश्विक शांति के लिए जो भी खतरे थे वो तत्काल प्रभाव से कमे हैं। ये तो एक पक्ष है। दूसरा, जहां तक यूक्रेन की समस्या का, तो यूक्रेन पर रसिया ने बलात् कब्जा किया है। उसके 20% हिस्से पे रसिया का आज के डेट में कब्जा है। वो कब्जा जो है बाय फोर्स है और इंटरनेशनल लॉ उसकी अनुमति नहीं देता है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि रूस जो है वो भी दबाव में है, और ऑफ कोर्स हमारे ट्रम्प साहब तो खिलाड़ी हैं ही मामले को जी। डिस्पोज करने के लिए, तो प्रयास चल रहा है। मुझे लगता है कि इस प्रयास में थोड़ा सा ट्रम्प को सफलता मिल सकती है, क्योंकि अब नाराजगी अपने आप में जेलेंस्की साहब की है, लेकिन जेलेंस्की के हाथ भी तंग है। निश्चित तौर पर बातचीत होगी और बातचीत होनी चाहिए, वैश्विक शांति के लिए अच्छी है। लेकिन रूस ने जिन क्षेत्रों पर दोनबास सहित अन्य क्षेत्रों पर बलात् कब्जा किया है, उसको निश्चित तौर पर जी। रूस को देना पड़ेगा, वो यूक्रेन को वापस। ये सारी बातें भी है। थोड़ा सा यूक्रेन को विश्वास में लेके अमेरिका को करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी कमी दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है इसको टेक केयर करेंगे अमेरिकन जो भी वार्ताकार हैं। रूबियो जी विदेश मंत्री हैं, वो मिले हैं, तो ये सारी बस चीजें एक अच्छी सवाल मैं मानता सुधीर हूँ। सिंह जी, ये माफी तो के साथ आसान बीच है में मैं नहीं। आपको टोक रहा हूं। ठीक है, एक सवाल और मेरा जिसका जवाब मुझे चाहिए होगा कि क्या जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के तेवर हैं या उनके विदेश मंत्री एनएसए के तेवर हैं, क्या यूरोप को अब यह विचार करना होगा कि उसे अमेरिका के बिना भी अपने अस्तित्व की तलाश अब शुरू करनी होगी?
देखिए, ये ट्रम्प साहब का कहना है कि भाई अकेले नाटो का खर्चा जो है वो अमेरिका नहीं ढोएगा, उसमें यूरोप को शिरकत करनी चाहिए, साझेदारी करनी चाहिए। यूरोप के देशों में भी इस पर विश्वास हो रहा है, विचार चल रहा है। निश्चित तौर पर इससे थोड़ी तनातनी तो हुई है, लेकिन वो तनातनी जो है वो अस्थायी है। फाइनली दोनों एग्रीड होंगे और रूस को काउंटर करने के लिए अमेरिका और यूरोप का साथ में काम करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है दोनों पक्ष अब किसी न किसी पॉइंट पर सहमत हो नतीजे पर जाएंगे, पहुंचेंगे। चलिए क्योंकि ठीक है अमेरिका सर, की मैं जो लौटता हूं सर ताकत आपके है पास। एक और बड़ी यो खबर आ रही यूरोप है, से उसके ये बाद ताकत मैं आपके शुरू पास होती आऊंगा। बड़ी खबर इस वक्त की प्ले करिए, पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। एक और बड़ी खबर, रूस और पाकिस्तान के बीच चलेगी ट्रेन। अगले महीने मॉस्को से कराची तक चलेगी ट्रेन। पाक का लक्ष्य रूस में कपड़ा निर्यात करना। रूस से तेल और गैस खरीदना चाहता है पाकिस्तान। रूस और पाकिस्तान के बीच चलेगी ट्रेन। अगले महीने मॉस्को से कराची तक चलेगी ट्रेन। पाक का लक्ष्य रूस में कपड़ा निर्यात करना। रूस से तेल और गैस खरीदना चाहता है पाकिस्तान। रूस और पाकिस्तान के बीच चलेगी ट्रेन। अगले महीने मॉस्को से कराची तक ट्रेन चलेगी। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करिए, डिटेल से जानकारी दे दें, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। रूस से तेल और गैस खरीदना चाहता है पाकिस्तान। मॉस्को से कराची तक ट्रेन। अगले महीने चल सकती है ट्रेन। मॉस्को से कराची तक ये ट्रेन चलेगी। पुतिन ने दी ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और रूस, ये वो रास्ता होगा जहां से ट्रेन निकलेगी, यानी कि ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और फिर रूस में दाखिल होगी। रूस से तेल गैस आयात करेगा पाकिस्तान और बदले में पाकिस्तान का दावा है कि वो कपड़े का निर्यात करेगा। तो इसको समझना होगा, भारत के लिहाज से पाकिस्तान और रूस के संबंध जो अब मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं, उनको डिकोड करना होगा। सुधीर सिंह जी के पास हम चलेंगे। सुधीर सिंह जी, इस रिश्ते को आप कैसे देखेंगे? 1980-90 का वो दौर जब अफगानिस्तान में रूस की फोर्सेस और पाकिस्तान ने अलकायदा तालिबान को खड़ा किया, रूस को हार का सामना करना पड़ा। और आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में है कि वो रूस के नजदीक आए, और अब खबरें आ रही हैं कि भाई अब तो ट्रेन भी चलने वाली है सर। देखिए, रूस और पाकिस्तान को नजदीक आने से भारत पर बहुत कोई असर नहीं पड़ता है। पाकिस्तान कोई आर्थिक शक्ति नहीं रह गई है। रही बात ये मॉस्को से कराची तक ट्रेन चलने की बात है, तो ये न्यूज टेलीविजन चैनल के लिए अच्छा लगता है। जमीन पर अगर ट्रेन आनी है तो अफगानिस्तान से क्रॉस करनी है, और अफगानिस्तान के बगैर पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया से कोई जमीनी ताल्लुकात नहीं है। तो निश्चित तौर पर अफगानिस्तान में से वो ट्रेन घुसेगी नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान में वो जो लोग वहां बैठे हुए हैं वो बम से उड़ा देंगे। आप देख रहे हैं कि चीन जो है बलूचिस्तान में है, किस तरह का हमला चीनी OBOR पर हो रहा है। वन बेल्ट वन रोड का जो भी उनका कॉरिडोर है उस पर भयानक हमले हो रहे हैं। हर हफ्ते दसों चीनी इंजीनियर और अफसर मारे जा रहे हैं। तो ये संभव ही नहीं है कि वो ट्रेन आ पाए। ये हाँ, वो व्यापार अपना बढ़ा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही कमजोर है। उसमें वो शक्ति नहीं है कि वो गति दे जो गति रूस चाहता है। ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दिखा दें। इजराइल में 3 खड़ी बसों में धमाके। ब्लास्ट के बाद आईडीएफ ने शुरू किया एक्शन। वेस्ट बैंक के इलाकों में हमले का आदेश। देश भर में बस और ट्रेन सर्विस रोकी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इजराइल में 3 खड़ी बसों में हुए धमाके। ब्लास्ट के बाद आईडीएफ ने शुरू किया एक्शन। वेस्ट बैंक में आईडीएफ का एक्शन। इजराइल में 3 खड़ी बसों में धमाके। ब्लास्ट के बाद आईडीएफ ने शुरू किया एक्शन। वेस्ट बैंक के इलाकों में हमले का आदेश। देश भर में बस और ट्रेन सर्विस जो है वो इजराइल में रोक दी गई है। बस धमाकों का बदला लेगा इजराइल। तेल अबीब शहर में हुए धमाके। नेतन्याहू ने आईडीएफ को दिया आदेश, वेस्ट बैंक में एक्शन शुरू किया जाए।
यहीं से हमले की साजिश रची गई थी। वेस्ट बैंक एंटी टेरर ऑपरेशन अब जारी रहेगा। सुधीर सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर जी, गाजा में हमास के साथ सीज फायर, लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कल फिर 3 हमले, 3 बसों में जो है ब्लास्ट होता है, और ज्यादा नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन नेतन्याहू ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो पेजर ब्लास्ट लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हुआ था, उसका बदला हिजबुल्लाह की तरफ से लिया गया है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक में भी एक बड़ी कार्रवाई का मन नेतन्याहू बना चुके हैं। सर, जो आतंकवाद है उसका स्वरूप ऐसा होता है कि वो इस तरह के छिपे हुए हमले ही ज्यादा करता है। आतंकवाद एक ऐसा वाद है जो कि हरदम लड़ते ही रहता है, कभी अस्थिर नहीं रहता। तो निश्चित तौर पर ये जो भी हमले हुए हैं, बम हमले जो गाड़ियों पे हुए हैं इजराइल के अंदर, वो चिंता का विषय है। लेकिन इजराइल की जो सुरक्षा व्यवस्था है इस तरह के हमलों को झेलने में सक्षम है, और वो निश्चित तौर पर उसके लिए उन्होंने कुछ अपने अच्छे उपाय किए होंगे। लेकिन जिस तरह का संबंध वहां पर है और आतंकवादियों का जमावड़ा है इजराइल के पेरीफेरी में, तो इस तरह के हमले तो हर वक्त जो है आशंकित हैं। लेकिन जो अभी सीज फायर हुआ है वो सीज फायर हमास ने किया है, वो सीज फायर और आतंकी गुट ने हजबुल्ला वगैरह ने किया है। तो ये हमला जी निश्चित तौर पर ये साबित करता है कि ये यही आतंकी दल थोड़ा सा उस सीज फायर से पीछे हट रहे हैं। जी, एक पॉइंट और सुधीर सिंह जी जो समझना चाहूंगा, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई है, तब से इस बात के कयास बहुत तेज हैं कि ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है, और ईरान की तरफ से भी धमकियां दी जा रही हैं अमेरिका और इसराइल को लेकर। क्या वाकई में इसराइल और अमेरिका, या कहें नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर ईरान के बारे में बड़ी कार्रवाई के बारे में सोच रहे हैं सब? देखिए, जिस तरह से ट्रंप को हम लोग समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप वैसे हल्के फुल्के खिलाड़ी नहीं है, बहुत ही गंभीर पॉलिटिशियन है। तो वो ईरान पर हमला करने वाले नहीं हैं। यस, वो एक चाइनीज स्कॉलर थे बहुत पहले। उन्होंने कहा कि हमला करने से पहले माहौल बना के जीत लिया जाए। तो मुझे लगता है कि यही विश्वास करते हैं ट्रम्प साहब। तो ईरान को जो एक पोस्चरिंग कर रहा है अमेरिका, उस पोस्चरिंग से ईरान डरता है और ट्रम्प से ज्यादा डरता है। रही बात इजराइल की उसको शामिल करने की, तो ट्रम्प का ये अंदर से इच्छा है कि पूरे मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में एक शांति स्थापित की जाए, और उसके लिए फिलिस्तीन समस्या का समाधान जरूरी है। ये ट्रम्प साहब बखूबी समझते हैं। लेकिन ट्रम्प साहब जो है मध्य पूर्व में अपना व्यापार, अपनी रणनीतिक जो सामरिक उपस्थिति अमेरिका की है उसको भी मजबूत करना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ईरान पर हमला होगा। यस, ईरान पर जो बंधन लगे हैं वो बंधनों की कड़ी और मजबूत होगी, और ईरान एक लेवल पर समझौता के लिए अब अंदर से तैयार है, और मुझे लगता है अंदर खाने उनके बीच बातचीत जारी है। ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि ब्रिक्स अब टूट चुका है, ब्रिक्स अब कमजोर हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि ब्रिक्स अब कमजोर हो चुका है, ब्रिक्स के देश जो हैं वो कमजोर हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, टैरिफ की धमकी के बाद टूट गया ब्रिक्स, ये ट्रंप ने कहा।
वक्त चल रहा है टैरिफ वॉर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो आपको हम बता दें। क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने की ब्रिक्स की कोशिशों से कुछ फायदा नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स देश हमारे डॉलर को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। वह नई करेंसी शुरू करना चाहते हैं। इसलिए जब मैं सत्ता में आया तो मैंने पहली बात यही कही कि ब्रिक्स का जो भी देश नई करेंसी की बात करेगा उस पर 150% टैरिफ लगाया जाएगा। हमें आपके प्रोडक्ट नहीं चाहिए और इसके बाद ब्रिक्स टूट जाएगा। ब्रिक्स पर 150% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद 5 देशों का यह समूह तितर-बितर हो गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि अब तो ब्रिक्स की चर्चा दुनिया में ना के बराबर हो रही है। सुधीर सिंह जी के पास हम चलेंगे। सुधीर सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर जी, डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि ब्रिक्स तो अब तितर-बितर हो चुका है, टूट चुका है, मेरी धमकी का असर है कि अब ब्रिक्स की चर्चा जो है ना के बराबर हो रही है। सर देखिए, ये ट्रम्प साहब थोड़ा खुद में खुश रहने वाले व्यक्ति हैं, तो इस बयान से वो खुद को खुश कर सकते हैं। लेकिन जो दक्षिण के देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनके बीच सहयोग दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही ये चल रहा है कि सहयोग होना चाहिए। ब्रिक्स उसमें एक कदम है। ब्रिक्स में भी काफी कंट्राडिक्शन है। भारत और चीन भी उसके सदस्य हैं और दोनों में काफी दिक्कत है, समस्याएं हैं दोनों के बीच। इसके बावजूद ब्रिक्स थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो 150% किसी भी देश पर कोई भी देश टैरिफ नहीं लगा सकता। WTO 1995 से पूरे दुनिया में लागू है और उसके लिए भी टैरिफ लगाने के नियम है कि अगर चीन अमेरिका पर 10% टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी 10% लगा सकता है, 100% नहीं लगा सकता है। वो इलीगल हो जाएगा इंटरनेशनल WTO के अनुसार। तो ट्रम्प साहब धमकी दे रहे हैं, जो एक्शन है वो एक्शन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है और ट्रम्प साहब की धमकी से ब्रिक्स खत्म होने वाला नहीं है। जो दक्षिण के देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो आपस में सहयोग करना चाहते हैं। ब्रिक्स उसके लिए एक कदम है और सारे मंच हैं इसके लिए, वो काम कर रहे हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट है, साउथ साउथ कॉपरेशन है, तो ये सारे संगठन चल रहे हैं। निश्चित तौर पर ये अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने वाले संगठन है, लेकिन ये संगठन इतनी धीमी गति से चल रहे हैं, इतने कमजोर हैं कि वो चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हाँ, प्रयास कर रहे हैं और उन प्रयासों में ट्रम्प की धमकी से कोई पॉजिटिव असर माने निगेटिव असर ये पड़ेगा कि ये संगठन और भी अपने सहयोग को मजबूत करेंगे और निश्चित तौर पर ट्रम्प की धमकी का कोई खास असर नहीं होगा। सर आपके पास एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर दिखा दें, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास लौटेंगे। भारतवंशी काश पटेल बने FBI के डायरेक्टर। अमेरिकी सीनेट ने काश पटेल को दी मंजूरी। ट्रंप के 2 सांसदों ने विरोध में वोट डाला। अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले सावधान रहें, पटेल ने कहा। भारतवंशी काश पटेल बने FBI के डायरेक्टर। अमेरिकी सीनेट ने काश पटेल को दी मंजूरी। ट्रंप के 2 सांसदों ने विरोध में हालांकि वोट डाला। अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले सावधान रहें, काश पटेल बोले। भारतवंशी काश पटेल जो हैं FBI के डायरेक्टर बने। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। कौन है काश पटेल? भारत के गुजरात से काश पटेल का ताल्लुक है। अमेरिका में पैदा हुए, पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड से ग्रेजुएशन किया। पेस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ वो पहुंचे, जहां से वकालत की पढ़ाई उन्होंने की। नेक्स्ट ग्राफिक्स। पटेल ने वकील के तौर पर काम किया। डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं पटेल। राष्ट्रपति के उप सहायक रह चुके हैं पटेल। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भी वरिष्ठ निदेशक के तौर पर वो काम कर चुके हैं। और हम सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। सर, थोड़ा समझाइएगा, काश पटेल का आना, भारतवंशियों का आना क्या असर करता है? अगर भारत के लिहाज से भारतवंशी अगर
अमेरिका के प्रशासन में हैं, डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रियों में, कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हैं। सुधीर सिंह जी, क्या असर, क्या फायदा, क्या नुकसान उसका भारत हो सकता है? देखिए, भारत समर्थक, भारतवंशी अगर के मंत्रिपरिषद में आते हैं तो ये भारत के लिए अच्छी बात है। ये काश पटेल साहब आए, आपको तुलसी गवाड जी आई हैं, और लोग भी हैं, और जो विदेश मंत्री हैं मैक्रो रूबियो, वो भी भारत समर्थक ही माने जाते हैं। तो इन तमाम लोगों के अमेरिकन मंत्रिमंडल, जो ट्रम्प साहब का मंत्रिमंडल है, उसमें होना भारत के लिए, नीतियों के लिए जरूरी है और अच्छा है। अभी आप अगर इन चीजों को देखते हैं तो आप पाकिस्तान के लिए देखिए कि पाकिस्तान का अखबार क्या कहता है, चीन का अखबार क्या कहता है। तो साउथ एशिया के लिए जो ट्रम्प साहब ने जिस व्यक्ति को अभी अपॉइंट किया है, वो नाम मैं अभी भूल रहा हूं, लेकिन उनको भारत का कट्टर समर्थक समझा जाता है। तो संभव है कि नीतियां, ऐसा तो नहीं है कि वो आंख बंद करके चलाएंगे, लेकिन हाँ, टिल्ट तो रहेगा। तो इस तरह की नियुक्तियां ये साबित करती है कि भारत के लोग सक्षम है, दुनिया में जहां गए हैं उन्होंने अपना मुकाम बनाया है। निश्चित तौर पर भारत के लिए उनके दिल में एक जगह है, और वो उनका जो इतना बड़ा स्तर पर अपॉइंट होना भारतवंशियों के लिए गर्व की बात है। भारत की नीतियों को, भारत के हितों को निश्चित तौर पर साधने में हमारी सरकार को इससे आसानी हो। ठीक है सर, लौटता हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आर्मी चीफ से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पाक बांग्लादेश रिश्तों पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान। पाकिस्तान को पता है भारत जो कहता है वो करता है, आर्मी चीफ। बांग्लादेश में आईएसआई की मौजूदगी पर हमारी नजर, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सेना तैयार है, आर्मी चीफ ने कहा। पाक बांग्लादेश रिश्तों पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान। पाक को पता है भारत जो कहता है वो करता है। पाक बांग्लादेश रिश्तों पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान। पाक को पता है भारत जो कहता है वो करता है। बांग्लादेश में आईएसआई की मौजूदगी पर हमारी नजर है, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सेना तैयार है। क्या कुछ आर्मी चीफ ने कहा, जल्दी से बता दें। पाकिस्तान अब समझ गया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने एक खास देश यानी कि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद का केंद्र शब्द का इस्तेमाल किया। अब वह देशवासी अगर वह किसी और जगह जाते हैं और वह जगह हमारे पड़ोसी देश में होती है, तो जहां तक मेरा सवाल है, मुझे इसके बारे में चिंतित होना चाहिए। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर का बड़ा बयान। लेकिन हम सुधीर सिंह जी के पास चलेंगे। सुधीर जी, जिस प्रकार से पाकिस्तान बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ी हैं, इसे आप भारत के लिहाज से कैसे देखते हैं सर? देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां हमारे लिए थोड़ी सी चिंता की बात है, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि दोनों देश बहुत ही कमजोर देश हैं। और निश्चित तौर पर बांग्लादेश का नुकसान इसमें ज्यादा है, क्योंकि हमारा बांग्लादेश के साथ लगभग $10 बिलियन का पिछले फाइनेंशियल ईयर में ट्रेड था, वो काफी तेजी से गिर रहा है। हमारा लगभग 3 तरफ से हम बांग्लादेश को घेरते हैं, हमारी सीमाएं लगती हैं, और बांग्लादेश हमारे ऊपर बहुत हद तक निर्भर है। पाकिस्तान उनको कोई मदद नहीं पहुंचा सकता। वो एक पोस्चरिंग है, एक नैरेटिव क्रिएट करना है। पाकिस्तान की हालत खुद ही बहुत ही खराब है। पाकिस्तान कटोरा लेके घूमता है चारों तरफ कि इसमें कुछ दाना डालो, तो वो बांग्लादेश को क्या देगा। लेकिन हाँ, अखबारों में सुर्खियां बनने के लिए, टीवी पर डिबेट के लिए ये एक पॉइंट्स ठीक ठाक है, लेकिन जमीन पर उसका कोई असर हो, मुझे ऐसा नहीं दिखता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।